जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर 2022 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, मैं ये उसका प्रैक्टिस सेट आपको यानी उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ ईवीएस का। अभी तक लगभग मैंने 12 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए हैं, जो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सीरियल से आप उन सभी क्वेश्चन को करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार का जो एग्ज़ाम होना है वो होना है ऑफलाइन। एक ही एग्ज़ाम होगा और सभी में एक ही सेट बनेगा। तो जब एक सेट बनेगा, आप सोचिए 22 शिफ्ट हुई थी दिसंबर में। अब ईवीएस के सिर्फ आने कितने क्वेश्चन हैं इस बार? 30 क्वेश्चन आने हैं और 22 शिफ्ट हुए थे। और 22 शिफ्ट में 30 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, यानी 22 शिफ्ट और 30 क्वेश्चन, तो लगभग 660 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा? क्या ईवीएस का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा? कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिए। और अभी ये थर्ड प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ। लगभग आपको 22 प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं। ये 19 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, ये उसका प्रैक्टिस सेट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। मान लो कोई पर्यटक है, कहीं घूमने गया, अब वो जब वापस आया वहाँ से घूमकर, तो वो अपने शब्दों में बताना चाह रहा है। क्या बता रहा है? इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों पर मिट्टी पोतते हैं। क्या पोतते हैं? मिट्टी पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं और यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। अब बताइए, गर्मी बहुत पड़ती है, वर्षा बहुत कम होती है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं और मिट्टी से दीवारें पोती जाती हैं। बताइए कौन सा ऐसी जगह होगी? क्या हरियाणा होगा, छत्तीसगढ़ होगा, गुजरात होगा या राजस्थान? अब सोचिए, ये क्वेश्चन पिछली भी शिफ्ट में जाने कितनी बार पूछा जा चुका है और फिर से ये आपके सामने है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, क्योंकि यहीं पर वर्षा कम होती है। और ये जितनी भी आपको बातें बताई गई हैं, ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट में आएगा जो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। क्या चित्र बनाया है? घास कौन खाता है? दुर्मुट या भृंग। दुर्मुट या भृंग को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। यदि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा 10 kg है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ऊर्जा का 10% नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? लेंडेमान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? लेंडेमान। मान लीजिए एक स्तर ये है ए, एक स्तर बी है, एक स्तर सी है और एक स्तर डी है। इन्होंने बताया कि चौथे स्तर पर जो पोषण स्तर पर ऊर्जा है वो कितनी है? 7 kg है। तो आपको बताना है कि पहले स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी। पहले स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% तक ही आगे क्या होती है? बढ़ती है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 है मान लो ऊर्जा, तो इसका 10% ही केवल यहाँ पर जाएगी। तो 100 का 10% क्या होगा? 10, यानी अगले स्तर पर कितनी पहुँचेगी? 10। अब 10 का 10% करेंगे तो 1, ऐसे पहुँचेगी ऊर्जा। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए तीसरे और चौथे स्तर को कहें, मान लो तीसरे स्तर पे एक्स रही होगी, एक्स का जब 10% करेंगे तब कितनी आएगी? 7 kg आएगी। तो 10% अपॉन में 100 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 70। यानी तीसरे स्तर पर ऊर्जा कितनी रही होगी? 70। तीसरे स्तर पर कितनी रही होगी? 70। आप दूसरे स्तर की निकाल लीजिए। मान लो दूसरे स्तर पर क्या होगी? एक्स का फिर 10% करेंगे और बराबर में किसके? 70 के। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो दूसरे स्तर पर कितनी आ जाएगी? 700 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 700। हमें पहले स्तर पर जाना है। अब फिर मान लिया पहले स्तर पे एक्स रही होगी, उसका 10%,
और तब 700 के बराबर दूसरे स्तर की ऊर्जा के, फिर अपॉन में 100 क्योंकि 10% है, 0 से 0 कितना पहुंच जाएगा 7000। तो यानी पहले स्तर पर कितनी रही होगी 7000 किलो जूल। कितनी रही होगी 7000 किलो जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। थोड़ा पेन टैप की ना होने के कारण हाथ से लिखना पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगला क्वेश्चन, धारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यम भावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित करता है? तो एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी हमारी जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि जो भावी पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करेगी, यानी उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी मतलब वर्तमान समय में जो भी चीज़ें हैं हम उसको समाप्त ना करते हैं, तो कुछ गोल जो हैं वो निश्चित किए जाते हैं। तो ऐसे ही 2015 से 2030 तक गोल निश्चित किए गए हैं। ठीक है, तो गोल नंबर 5 क्या निश्चित किया गया है? क्या स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, लिंग समानता पर, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर, या उत्तम शिक्षा पर? तो गोल 5 किस पर निर्भर क्या केंद्रित करता है? तो वो लिंग समानता पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? लिंग समानता। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चयन करें। यानी जल चक्र को हमको दिखाना है, तो जल चक्र अगर होगा तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वाष्पीकरण होगा कि नहीं? इसके बाद क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन होगा। इसके बाद क्या होगा? संघनन होगा। इसके बाद क्या होगा? अवक्षेपण होगा। तो ये पहले ही ऑप्शन एकदम राइट है, क्योंकि सबसे पहले ही क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर संघनन होता है, इसके बाद अवक्षेपण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर पहले संघनन दिखा रहे हैं, तो पहले तो संघनन होता नहीं, पहले अवक्षेपण होगा नहीं, पहले वाष्पोत्सर्जन तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है? बताइए। कमल का लंबा खोखला तना है, उन्हें अनुकूलन एडाप्टेशन के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन खोखले तने का कार्य होगा? पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, पौधे को सहारा देना, पौधे को तालाब में जल में जमाना, या पानी को सूखना। ये तो कोई होंगे नहीं, क्या होगा? पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अच्छा बताइए, वर्षावन पाए जाते हैं तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, क्या राजस्थान में वर्षा होती है? इतनी नहीं होती। क्या इतनी गुजरात में होती है? नहीं होती। क्या मध्य प्रदेश में नहीं होती है? नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा ना, असम में। कहाँ पर? असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। तो देखिए, बोरा के बारे में आप जान लीजिए। बोरा क्या है? एक धान की किस्म होती है। बोरा क्या होती है? धान की एक किस्म होती है जो कहाँ पर? असम में होती है। तो बोरा यहाँ पर क्या है? बोरा एक धान की क्या है? किस्म है। तो ऑप्शन नंबर डी धान इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नौसेना के जहाज में
लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, नौसेना के जहाज में जो लीडर होता है पूरी परेड में, वो लगभग 36 निर्देश देता है। कितने निर्देश देता है? 36 निर्देश देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक पोषण स्थल से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है? सौर ऊर्जा के रूप में, प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में? तो अभी मैंने बताया था कि जो ऊर्जा का 10% का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? लिंडेमान के द्वारा। तो ये जो होता है वो किस ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किस ऊर्जा के रूप में? रासायनिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है। जल संवर्धन क्या है? एक उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना किसके होती है? बताइए। उद्यान कृषि है और जल कल्चर का उपसमुच्चय है, मतलब ऐसे पौधे जो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं, यानी केवल जो किस में उगते हैं? जल में उगते हैं। और जो जल में उगेंगे उनके लिए क्या आवश्यक होगा? जल आवश्यक होगा, पोषक तत्व आवश्यक होगा और सूर्य का प्रकाश। उनको मिट्टी से तो कोई मतलब नहीं। और हमें बोला गया ना, फसल सामान्यतः बिना किसके होती है? तो बिना मिट्टी और मृदा के। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं, रेन गेज कहते हैं, या बैरोमीटर कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सा वाहिदा संबंधित हैं। भारतीय नौसेना में क्या है? चिकित्सा अधिकारी हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? लद्दाख से हैं, हैदराबाद से हैं, जम्मू और कश्मीर से हैं और हिमाचल प्रदेश से। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? इसके पहले भी जो प्रैक्टिस सेट मैंने बताया उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रकार कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार वर्णन कर रहा। मान लीजिए कोई पर्यटक है, वो किसी देश को घूमने गया, अब वहाँ से आया तो उसके बारे में क्या बता रहा है कि इस देश में पानी बहुमूल्य है, यानी पानी बहुत आवश्यक है। यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील और तालाब ही हैं जहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का क्या नाम होगा? क्या इस देश का नाम अफगानिस्तान होगा, आबू धाबी होगा, यूक्रेन होगा, या उज्बेकिस्तान होगा? क्या राइट आंसर होगा? कमेंट करके बताइए। आप सभी लोग, जितने लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी आबू धाबी इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा? आबू धाबी। अगला क्वेश्चन, बाघों की संख्या की भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले दशक में घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है, लुप्त होने के कगार तक घट गई है, या लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही हो। तो देखिए, जो पिछले अगर हम 12 दशक में देखें, जो बाघों की संख्या है वो लगभग दोगुनी हुई है। 2006 में जो बाघ की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1411 थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो लगभग 2967 है। तो लगभग क्या हो गई है? लगभग दोगुनी हो गई है।
क्या हो गई है, दोगुनी हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। अगला क्वेश्चन, तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए कि पौधों की पत्तियां तोड़ कर लाएं, पौधों की गिरी हुई पत्तियां लाए, या पौधों की पत्तियों का चित्र बनाकर लाए, ये तो हो ही नहीं सकता है, या कागज पर पत्तियां काट कर लाए। क्या इसका राइट आंसर होगा कि पौधों की गिरी हुई जो पत्तियां हैं उनकर लेकर आए, ना कि पौधों की पत्तियां तोड़ कर लाए। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई। सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई। जैसे बंद कमरे में हमारा दम घुटता है, साजिया को क्या करना चाहिए? एक टीचर होने के नाते साजिया को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, उसे बताए कि मोमबत्ती जीवित नहीं है इसलिए उसका दम, तो जीवित और इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। एक मिनट, यानी ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन जीवित हो सजीव। एक मिनट, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी ऑप्शन, अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे। अगला क्या है, विद्यार्थियों से पूछे कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे। अगला, एक विद्युत बल्ब जलाकर उसके ऊपर गिलास रखकर देखे कि क्या होता है। ये तो उसको बता ही दिया उसने, तो ये क्यों करेगी? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी भी प्रतिक्रिया लें कि वो क्या सोच रहे हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए, यानी पर्यावरण का जो शिक्षक है उसको किस पर केंद्रित होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन की परिभाषाओं, तो परिभाषाओं को तो यहाँ पर तवज्जो ही नहीं करेंगे क्योंकि बोल रहा याद करने पर। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन में आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर, इस चीज में क्या सफलता मिलेगी? अगला, छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास पर, बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि हम क्या करेंगे, उनको तैयार करेंगे किसके लिए? जो विद्यार्थी वो अवलोकन कर सकें, जो अपनी क्रिएटिविटी है उनको दिखा सकें। यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? पहला है, बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं। ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि अगर बच्चा स्कूल आया तो वो सीखने के लिए ही आएगा। दूसरा, बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सी, बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसीलिए हर बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं, ये कोई तर्क हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी और डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी और डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है? यानी हम प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की जगह पर हम पर्यावरण को क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है?
पहला ऑप्शन है बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना। दूसरा है पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है, मतलब एकीकृत विषय का मतलब होता है सभी विषयों को उसी विषय में समाहित कर देना, उसे कहते हैं एकीकृत विषय, जिसमें विज्ञान भी हो, सामाजिक विज्ञान भी हो, हमारे परिवेश की बातें भी हों, वो सभी किसमें हो गए? पर्यावरण में, यानी ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वे रहते हैं। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी, बी ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। अभी हम डिस्कस करके आए कि एकीकृत का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है? जिसमें विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। तो यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि हम अभी इसी की तो चर्चा कर रहे थे। बी, क्रियाकलापों और समूह कार्यों के माध्यम से, होगा नहीं। विज्ञान के प्रत्ययों का भाग के साथ एकीकरण, ये भी नहीं होगा। गणित, केवल गणित की बात, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? कि जो पर्यावरण अध्ययन है किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? पहला है पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। ये बोला आप पर्यावरण के रूप में, किस रूप में? पर्यावरण के किस रूप में आप सीख सकते हैं? तो ये तो होगा नहीं। पर्यावरण के बारे में सीखना, हम किसके बारे में सीखेंगे? हम पर्यावरण के ही बारे में सीखेंगे। और किसके? हम पर्यावरण के माध्यम से सीखेंगे, अगर हम पर्यावरण के माध्यम से भी सीखेंगे। और पर्यावरण के लिए सीखेंगे, बिल्कुल हम पर्यावरण के लिए सीखना चाहेंगे। यानी बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सरद विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं। सरद को क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए कि सिगरेट और गुटखे कैसे बनता है। बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है। सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान के बारे में बताना चाहिए। या डी, विद्यार्थियों को ये कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं नहीं। ये तो आप बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी है, छोटा बच्चा है, उसको अभी क्या ज्ञान की क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, क्या नहीं ले जानी चाहिए। सिगरेट और गुटखे के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान के बारे में बताना चाहिए। सही है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है। ऑप्शन नंबर सी आपने बता दिया ना, स्वास्थ्य के नुकसान के बारे में, तो बी इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यानी ए और सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है। मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा, किसके प्रयोग द्वारा? मल्टीमीडिया के। और किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है क्योंकि प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है। प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है। यह विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय करता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मल्टीमीडिया के द्वारा पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर इंद्रियाँ क्या हों, सक्रिय हों, तो वो ऑप्शन एकदम राइट होगा ना। तो यहाँ पर सभी इंद्रियाँ उसकी सक्रिय हो जाती हैं जब मल्टीमीडिया के द्वारा। यह समय पर प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। ये कोई बात नहीं है। यानी ए, सी और डी नहीं, ओनली ऑप्शन नंबर बी। तो केवल बी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को
या प्रकरण या शीर्षक के स्थान पर थीम क्यों संगठित किया गया? मतलब शीर्षक के स्थान पर थीम को क्यों संगठित किया गया? विद्यार्थियों पर पाठचर्या का भार कम करने के लिए किया गया है। तो ऐसा क्यों करेंगे? पाठचर्या का भार, इससे थीम से क्या कम हो जाएगा? एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ को विकसित करने के लिए, बिल्कुल सही बात। क्या करेंगे? अंतर संबंधित जो समझ है उसको विकसित करने के लिए ये किया गया है, विद्यार्थियों को पाठचर्या का भार कम करने के लिए। फिर से भार किस प्रकार से आप कम कर देंगे? विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षक विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। नादिया लिखती है कि वो खेत में हल नहीं चला सकती क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बारिश नहीं होगी। शिक्षक नादिया से पूछते हैं कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में कभी हल चलाया है या हल चलाकर देखा है। शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशलों को संबोधित किया जा रहा? ऑप्शन पर नजर डालिए। प्रयोग किया जा रहा, आकलन करना, तार्किक चिंतन या अनुमान लगाना। तो देखिए, आकलन तो उसने किया ही नहीं है, यानी प्रयोग करना और तार्किक चिंतन कर रहा, और ना ही अनुमान लगाया, यानी ए और सी, ऑप्शन नंबर ए और सी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार क्या होता है मूल्यांकन? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में कला एवं शिल्प की योग्यता को प्रोत्साहित करना। व्यक्तिगत या वैयक्तिक विभिन्नता के प्रति शिक्षार्थी में संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का एक उपकरण माध्यम है। यह शिक्षकों द्वारा विकसित मानकीकृत टेस्ट परीक्षा से संबंधित है या विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल क्या होता है? विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक यानी जितने भी पक्ष हैं उनमें जो वांछित परिवर्तन की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया होती है CCE पद्धति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं? बहुआयामी और एकीकृत विषय है, बिल्कुल सही बात है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी है, गलत। अगला, बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया है, ये भी सही है। पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए और एंड सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है? यानी हम पर्यावरण शिक्षा की जगह पर पर्यावरण अध्ययन को ही क्यों प्रायोरिटी देते हैं? ऑप्शन देखिए। बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता। पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराने से संबंधित है। ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराने हेतु किया गया है। पर्यावरण शिक्षा कक्षा 11 से प्रारंभ होती है और निम्न स्तर कक्षाओं में नहीं। तो देखिए डी तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या बोला गया है? सी ऑप्शन में, ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ को विकसित करने और अवगत कराने के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक खेत में
क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे। जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधे में फूल जमीन के बाहर हैं, लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशल का प्रयोग किया? पहला है, पहले अवलोकन किया, फिर तुलना किया, फिर सामान्यीकरण। पहले अवलोकन, फिर परिकल्पना निर्माण, फिर वर्गीकरण, या अवलोकन प्रयोग समस्या समाधान, या अवलोकन सूचना का संकलन या पहचान। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया? अवलोकन किया। इसके बाद फिर उसने तुलना की कि फूल ऊपर है और जो फल है वो नीचे है, तुलना की। और बाद में कहाँ पर पहुंचा? निष्कर्ष में, रिजल्ट में, यानी सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।